कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वर्ग 9 का बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। और कोशिका की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। कोशिका जीवन रूपों की बुनियादी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी कोशिका को जो है जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इस धरती में जितने भी सजीव हैं वो सभी कोशिका से बने हैं। और इसी कोशिकाओं के मिलने से ही जो है किसी भी अंग की उत्पत्ति बनावट जो है वो कोशिका से ही होती है। किसी भी अंग या किसी भी सजीव की अगर हम बात करें उनकी संरचना की, तो उसकी इकाई जो है वो कोशिका ही होती है। हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कोशिका को अंग्रेजी में हम लोग सेल कहते हैं। कोशिका के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो यानी कि सेल, और कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका को बायोलॉजिकल भाषा में साइटो कहा जाता है। इसकी जो खोज करता है रॉबर्ट हुक हैं, जिन्होंने 1665 ईस्वी में जो है कोशिका का खोज किया था। 1665 ईस्वी में जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ की जो छाल होती है, छाल से कुछ टुकड़े लेकर उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पे उन्हें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई दी, जो कि एक मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी। और इस संरचना को इन्होंने सेल नाम दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा, कोशिका के जो खोजकर्ता हैं वो है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 ईस्वी में जो है कोशिका का खोज किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो ये खोज किया था ये पेड़ की छाल यानी कि एक मृत कोशिका थी। उसके बाद 1674 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एंटोनी वैन लीवेनहुक, जिन्होंने क्या किया, एक जीवित कोशिका के ऊपर अपना जो है ये अध्ययन किया और उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया। तो यदि क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट हुक। लेकिन यदि पूछता है कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता, तो वहां पे आप लोग जो है उत्तर लिखिएगा एंटोनी वैन लीवेनहुक, जो कि 1674 ईस्वी में खोज किए थे। इसके बाद हम लोग कोशिका के जो बीच के जो भाग होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि ये कोशिका है, इसके बीच में जो है इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। इसके जो मध्य में उपस्थित होता है उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। और एक केंद्रक ही जो होता है इस कोशिका का एक तरीके से हम कह सकते हैं ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, जो इस कोशिका को कंट्रोल करता है। इसके अंदर ये डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें उपस्थित होती है। तो ये जो केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है, इसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन थे, जिन्होंने 1831 ईस्वी में जो है केंद्रक का खोज किया था। केंद्रक के बाद ये जो बाकी हिस्सा आपको ये दिखाई दे रहा है इधर बचा हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसे हम लोग ये पीले रंग से अभी मार्क कर रहे हैं, इस पूरे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। और इस जीव द्रव्य के खोजकर्ता थे पुरकिंजे, जिन्होंने 1839 ईस्वी में जो है जीव द्रव्य का खोज किया था। ये सभी खोज हो जाने के बाद कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडन और स्वेन नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वेन नामक वैज्ञानिकों ने। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानव के अंदर सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो मानव के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है, उसका नाम है शुक्राणु। उसका नाम क्या है? शुक्राणु, जो कि नर में पाई जाती है। जबकि यदि हम बात करें कि मानव शरीर में पाई जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका, तो वो है अंडाणु, जो कि मादा के अंदर पाई जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका, तो इसका क्या सही उत्तर होगा? तंत्रिका कोशिका। आप लोग यहाँ देख सकते हैं जैसे लिखा भी हुआ है। अब बच्चे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि बड़ी कोशिका और लंबी कोशिका दोनों अलग अलग है। देखिए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ताजमहल जो है वो बड़ा है और कुतुब मीनार जो है वो लंबा है। तो लंबाई के हिसाब से यदि पूछा जाए क्वेश्चन, तो आप उसका सही उत्तर क्या देंगे?
तंत्रिका कोशिका। और जबकि आकार के हिसाब से पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? अंडाणु। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे ये शुक्राणु है और ये वाला चित्र जो है वो अंडाणु का चित्र है। अब हम लोग जो है देख लेते हैं कि इस धरती पे पाई जाने वाली जो है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। इस धरती के अस्तित्व में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। और अगर हम बात करें इस धरती पे पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका की, शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब हम लोग जो है ना कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं जिसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं, तो उस कोशिकांग के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कोशिका के बारे में। क्या बताया? कोशिका की परिभाषा भी हम सब ने देखा था। उसके बाद उसके बीच में हमने देखा कि केंद्रक पाया जाता है ना। अब देखिए बाबू, इन सभी संरचना को, यानी इसके अंदर और भी कोशिकांग बहुत सारे पाए जाते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जो कोशिका की जो ये है ना बाहरी आवरण, वो एक झिल्ली में पैक होता है। जैसे कि आप किसी दुकानदार के पास सामान लेने जाते हैं तो एक झिल्ली में लेते हैं ना, वैसे ही ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है उसके अंदर जो भी कोशिकांग है एक झिल्ली में पैक होते हैं, एक झिल्ली के अंदर बंद होते हैं और उसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? कोशिका जो है वो एक झिल्ली के अंदर बंद होता है, उस झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। अंग्रेजी में उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका क्या होती हैं? जिससे क्या होता है पेड़ पौधे बने होते हैं, पादप बने होते हैं। और जंतु कोशिका क्या होती हैं? जिससे जंतु, यानी कोई भी आप जानवर यदि सोच रहे हैं, मनुष्य है, वो सभी जंतु कोशिका से बने होते हैं। तो ये जो कोशिका झिल्ली है ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। लेकिन और विस्तार में इसका अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें 3 सतह होती है। कितनी बाबू? 3 गो। अब पहला ऊपर वाला और 3 नंबर वाला, ये जो सतह होता है वो प्रोटीन का होता है, और जबकि जो बीच वाला सतह होता है वो लिपिड का होता है। किसका होता है? लिपिड का। तो ये किस चीज का बना होता है कोशिका झिल्ली? प्रोटीन का। लेकिन अगर इस तरीके से ऑप्शन आता है, अगर 3 गो नाम पूछ रहे हैं वहां पे या 2 गो, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला जो सतह होता है प्रोटीन, बीच में होता है लिपिड, फिर तीसरा सतह किस चीज का होगा? प्रोटीन का होगा। समझ आ रहा है सबको? इसके आगे हम लोग देखते हैं कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं वो सभी अब इसी के अंदर होंगे, क्योंकि सबसे बाहर यही झिल्ली है। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, ये सीमित झिल्ली जैसा कार्य करता है। एक यांत्रिक सहायता, जो सहारा जो है ना एक, वो प्रदान करता है और कोशिका में सिलिया फ्लैजेला का निर्माण करता है। सिलिया फ्लैजेला आप लोगों को नहीं आ रहा होगा समझ में। जैसे कि आप खुद ही कोई कोशिका देखते हैं, उसके अंदर इस कुछ धागे नुमा संरचना निकली होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलिया। ठीक है, जैसे कुछ अब संरचनाएं हम आपको दिखाएंगे अभी आगे, इस तरीके से कुछ उस पर निकला रहता है, अंदर इसमें केंद्रक वगैरह तथा अन्य अंगक होते हैं। ये बाहर जो ये बाल नुमा संरचना निकली होती है इसे हम लोग सिलिया फ्लैजेला बोलते हैं। ये क्या करते हैं? कोशिका को गति करने में, यानी एक जगह से दूसरे स्थान जाने में मदद करते हैं। तो उन सभी का निर्माण भी जो है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब इसमें अगला टॉपिक आता है कोशिका भित्ति का, यानी कि सेल वॉल। तो जो सेल वॉल है ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। कोशिका जो भित्ति है ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए होता क्या है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनका आकार बहुत बड़ा होता है, इनका आकार बहुत बड़ा होता है। जंतु कोशिकाओं की बात करें तो इनका आकार बहुत छोटा होता है। तो देखिए अब जब बड़ा आकार है कोशिका का तो उसके अंदर जो अंगक है वो भी बड़े बड़े हैं, अधिक मात्रा में है। और जब कभी भी आप अधिक, जैसे मान लीजिए किसी दुकान पे गए हैं, दुकानदार से सामान लिए हैं कि मान लीजिए 2 किलो चीनी ले लिए हैं, 2 किलो आलू ले लिए हैं, 1 किलो प्याज ले लिए, तो दुकानदार जब एगो झिल्ली में देता है, सबको एक झिल्ली में पैक करके, तो क्या कहिएगा कि भैया एगो आवरी झिल्ली दे दो।
काहे? ताकि अधिक से अधिक आपको उसके लिए यांत्रिक सहारा प्रदान हो ताकि वो फटे ना। समझ रहे बाबू? ताकि वो फटे ना, है ना, सुरक्षित रहे। ठीक इसी प्रकार जैसे कि जंतु कोशिका जो है इनका आकार तो छोटा है, लेकिन जो पादप कोशिकाएं हैं इनका आकार बड़ा होता है। तो इनको क्या है, दोहरी झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। और पहली झिल्ली तो वही थी, कोशिका झिल्ली, लेकिन कोशिका झिल्ली के बाहर एक और झिल्ली होती है जो कोशिका झिल्ली को भी यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इस झिल्ली का नाम होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो है ये किनमें पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में। किसमें? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में। और ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन की, और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अब देखिए, जो शाकाहारी जंतु हैं जैसे कि गाय है, बकरी है, भैंस है, ये सभी क्या है जो सिर्फ घास खाते हैं, तो देखिए वो सेलुलोज का जो पाचन है उनमें वो हो जाता है, इसलिए वो खा लेते हैं। लेकिन यही अगर हम लोग खाएं तो हमें सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ये जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। ये निर्जीव होती है। निर्जीव तो समझते हैं आप लोग? ठीक है बाबू। और ये मजबूत भी होती है। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, एक निश्चित आकार देती है इसको, कोशिका को। समझ पा रहे हैं? सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है, कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं बाबू हम लोग। इसके आगे है इसका कोशिकांग जो है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही अहम योगदान होता है बाबू। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम लोग कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस क्यों कहते हैं अभी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके जो खोजकर्ता थे कौन थे? अल्टमैन। कौन थे खोजकर्ता बाबू इसके? अल्टमैन। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके अंदर क्रैब चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रैब चक्र। और इस क्रैब चक्र के दौरान जो है एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू? एटीपी का। और एटीपी ही जो है हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में होता है, यानी जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो यहीं पे होता है। समझ रहे बाबू? अब आपको हम बताते हैं कि कैसे यहाँ पे अधिक मात्रा में होता है। जैसे कि ये क्या है? एक कोशिका है। क्या है? इसके बीच में हम एक केंद्रक बना देते हैं और एक अंगक बना देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बना देते हैं? बाकी अंगक के बारे में अभी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो जो ऊर्जा का निर्माण करना होता है ना बाबू, जो क्रैब चक्र अभी हम जिसके बारे में बता रहे थे, तो देखिए होता क्या ना, अकेले माइटोकॉन्ड्रिया में जो है 36 गो एटीपी का निर्माण होता है। कितना बाबू? 36 गो एटीपी का निर्माण अकेले ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब बाकी पूरा कोशिका मिलके, पूरा कोशिका, समझ रहे बाबू, सब भाग मिलके, सब अंग मिलके मात्र 4 गो एटीपी का निर्माण कर पाता है। कितना बाबू? मात्र 4 गो। समझ रहे हैं? ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए हम लोगों को 38 एटीपी का जरूरत होता है। कितना? 38 गो एटीपी का जरूरत होता है। लेकिन ये जो 36 गो बनता है ना, ये थोड़ा जटिल होता है। क्या होता है? इसको तोड़ने का जरूरत होता है। तो इस 4 गो में से जो 2 गो एटीपी है इधर आएगा और इसको तोड़ देगा। तो ये 36 एटीपी है, 18 एटीपी प्लस 18 एटीपी में टूट जाता है। इसमें का 2 गो तो यहाँ यूज हो गया। अब कितना बचा है? 2 एटीपी बचा है ना अभी। अब ये तीनों मिलकर जो है ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं, यानी कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं हमारे शरीर में। अभी आप लोगों ने देखा कि 38 एटीपी का जरूरत है, उसमें से 36 अकेले माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, यानी कि बहुत बड़ा भाग जो है वो अकेले बना रहा है। इसीलिए हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन थे? आप सभी को याद रखना है। आगे चला जाए। अगला इसमें जो टॉपिक है गोल्जी अपरेटस। क्या नाम है बाबू? गोल्जी अपरेटस। इसको गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? कैमिलो गोल्जी। कौन थे? कैमिलो गोल्जी। कब खोज किए थे इसका? 1898
98 में, 1898 में। अब ये जो गोल्जी अपरेटस है ना, ये क्या करता है, जो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा बनती है ना बाबू, उसको एक जगह संचय करके रखता है। संचयन समझते हैं, बटोर के एक जगह रखेला काम। ऊर्जा बन गया पहले, अब ऊर्जा को एक जगह बटोर के रखने का काम कौन करेगा, गोल्जी अपरेटस। कौन करेगा, आज जब बटोर के रखेगा तो जहां जहां जरूरत पड़ी बाबू हो जाई पहुंचेबो करी। समझ रहे हैं, पहले तो बटोर के रख लिया, जहां जहां जरूरत पड़ी हो जा पहुंचे ले जाए, यानी कि परिवहन का भी काम कर रहा है। किस चीज का परिवहन, ऊर्जा का परिवहन। किस चीज का परिवहन कर रहे हैं यहाँ पे, ऊर्जा का परिवहन। समझ रहे हो बाबू, जैसे कि मान लीजिए कि शरीर की सब कोशिका ऊर्जा बनाई है, सब कोशिका ऊर्जा बनाई है, कोई कम बनाया है कोई ज्यादा बनाया है। जैसे कि हमारे पैर जो है इसका आकार लंबा होता है, इसमें अधिक कोशिकाएं हैं तो यहाँ पे अधिक ऊर्जा का निर्माण हुआ होगा। हमारा जो ये सिर है इसका आकार तुलनात्मक इसके छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ऊर्जा है वो कम बनेगी। लेकिन अब हम बात करें जैसे कि कोई धावक है, उसको पैर में अधिक ऊर्जा चाहिए, कोई वक्ता है जो बोलता है तो उसको जीभ को अधिक से अधिक ऊर्जा चाहिए। तो इस ऊर्जा को बाबू ना ये बैलेंस करना जरूरी है कि मान लीजिए कि जो पैर में जो ऊर्जा बनी है, अब उसका पैर को उपयोग नहीं है तो वहां से ले जाके कहा, अगर जिसको मुंह से बोलना है तो उसको जीभ को ऊर्जा दे दिया जाए, जिसको दौड़ना है उसका मान लीजिए शरीर की बाकी कोशिकाओं में जो ऊर्जा बना वो पैर तक पहुंचाया जाए। यानी कि आप जिस भी अंग से काम कर रहे हैं उस अंग को ऊर्जा पहुंचाना है। समझ रहे बाबू, तो पहले तो सब जगह जो ऊर्जा बना उसको बटोर के कौन रख लिया, गोल्जी अपरेटस। कौन रख लिया, अब जहां जहां जरूरत पड़ रहा है जितना जितना ऊर्जा पहुंचा रहा है। इस प्रकार से शरीर का संतुलन बनाए रखता है, बैलेंस बनाए रखता है। ये काम कौन करता है बाबू, गोल्जी अपरेटस। कौन करता है, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, ये लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। लाइसोसोम का जो निर्माण होता है ना बाबू, उसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। लाइसोसोम के बारे में अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग, कितना महत्वपूर्ण चीज होता है लाइसोसोम भी। आगे चलते हैं हम लोग, वैक्यूल्स यानी कि रसधानी। क्या नाम है इसका बाबू, रसधानी। ये देख रहे हैं आप लोग इधर चित्र में, ये वैक्यूल्स दिख रहा है आपको, रसधानी। इसमें क्या होता है, जल भरा होता है। क्या भरा होता है, देख रहे हैं यहाँ पे कि शरीर में उपस्थित 65% जो जल, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे शरीर में 2/3 भाग जल है। एक प्रचार वगैरह भी आता था कैंट का कि हमारा जो शरीर है लगभग 70% जो है पानी का बना हुआ है। ऐसे गोल सा चक्का ऐसे घुमाती थी लड़की, उसमें देखे होंगे सब प्रचार हुआ आप लोग, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में लगभग 2/3 भाग जो है कि सिर्फ क्या है, जल है। और जल आपको क्या लग रहा है कहाँ भरा होता है, पेट में? नहीं, वो पेट में नहीं होता है, वो कोशिका के अंदर रसधानी होती है, और उस रसधानी के अंदर बाबू ये जो है जो जल जो है भरा रहता है। किसी को कोई दिक्कत? अब आप लोग खुद बताइए, जंतु कोशिका का जो आकार है वो छोटा होता है और पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है। तो रसधानी किसमें बड़ी होगी, पादप कोशिका में। तो पादप कोशिका के अंदर रसधानी का आकार बड़ा होता है, उसमें अधिक जल का संचय होता है। समझ पा रहे सभी, किसी कोई दिक्कत? और इसी प्रकार जो है ये रसधानी जो है बाबू शरीर में जल का संतुलन बनाए रखती है। कौन? रसधानी यानी कि वैक्यूल्स। अगला जो टॉपिक है इसमें, अगला कोशिकांग है सेंट्रोसोम। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे शरीर के अंदर। किस चीज का बाबू? सेंट्रोसोम का। क्या हुआ? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, काट दियो ना, वीडियो चल रहा है अभी, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का इसमें? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यानी कि तारक का, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे शरीर के अंदर। जब भी आप सुनते हैं कोशिका विभाजन के बारे में, यानी एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो ये कोशिका विभाजन जो होता है उसमें सेंट्रोसोम का अहम भूमिका होता है। सेंट्रोसोम ही जो है ये कोशिका विभाजन करवाता है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर सबसे अधिक सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, कहां पे पाए जाते हैं? यकृत में। तो यकृत की बहुत तेजी से कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। यदि आप अपने यकृत का 50 से अधिक प्रतिशत यकृत डोनेट कर देते हैं, फिर भी आपका जो यकृत है समान रूप से दोबारा अपनी स्थिति में आ जाएगा कुछ समय बाद। समझ रहे बाबू, इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। यदि
कहीं धरा हो रह गया, चोर और चाकू को मार दिया, अगर यकृत पे लगा ना वो तो आप मरेंगे नहीं। समझ रहे हैं? यकृत पे लगाया तो नहीं मरेंगे। वहां कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है, आपका जख्म जो है बहुत तेजी से मतलब जल्दी भर जाएगा। लेकिन क्या होता है ना बाबू, ये जो ये सेंट्रोसोम यानी जो तारक काय है, हमारे जो तंत्रिका कोशिका है, यानी कि वो कोशिका जिससे हमारा दिमाग बना होता है, मस्तिष्क बना होता है, इसके अंदर जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम तो उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। उसे जब कोई किसी को चोट वगैरह लगता है ना तो ये आजीवन रह जाता है। सिर में वगैरह में जो चोट लगता है तो हमेशा दवाई चलता रहता है बाबू, वो ठीक नहीं हो पाते हैं कभी। कहां से कि उन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है। समझ रहे हैं? तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। कहां से कि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। समझ रहे हैं? और सबसे अधिक कहां पाया जाता है? यकृत में। सबसे अधिक कहां पाया जाता है? यकृत में। ये तो लगभग सब बताइए दी। एक चीज और होता है बाबू, जैसे कि आप लोग कैंसर वगैरह के बारे में सुने होंगे। अब कैंसर ज्यादा कुछ नहीं होता, कोशिकाओं का अनियंत्रित वृद्धि को ही हम लोग जो है कैंसर कहते हैं। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। यानी अनियंत्रित वृद्धि, वृद्धि कब होगी? जब वहां पे जो कोशिका विभाजन होगा, अधिक मात्रा में होगा, अनियंत्रित रूप से होगा। अभी हम तो बोल रहे हैं कि इसमें जो है तंत्रिका कोशिका में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, और अभी हम कह रहे हैं कि भाई कैंसर वगैरह जो है वो तभी होगा जब सेंट्रोसोम अधिक रहेगा। अब ब्रेन में अक्सर ये हो जाता है, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर के बारे में आप लोग सुने भी होंगे, है ना? तो ये कैसे हो पाता है? तो जानते क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क बना होता है ना, 90% जो है तंत्रिका कोशिका से बना होता है, और 10% बना होता है गिलियल कोशिका से। कौन सी से बाबू? गिलियल कोशिका से। इस गिलियल कोशिका के अंदर जो है सेंट्रोसोम पाया जाता है, तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है, और गिलियल कोशिका के अंदर जो है पाया जाता है। और ये जो गिलियल कोशिका है, इनकी जब अनियंत्रित वृद्धि होती है तो ये ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर का रूप ले लेती है। समझ में आ रहा है सबको? इस पेज में भी वही लिखा है कि कोशिका विभाजन में सहायता करता है। इसकी रचना जो है बेलन के आकार की होती है। कैसी होती है? सेंट्रोसोम सबसे अधिक यकृत कोशिका में पाया जाता है, और सबसे कम कहां पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका के किस भाग में? गिलियल कोशिका में अधिक पाया जाता है। समझ रहे हैं ना बाबू? आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अंतःप्रद्रव्यी अंतःप्रद्रव्यी जो जालिका है वो दो प्रकार की होती है। इधर चित्र को ध्यान से देखिए, देख पा रहे हैं सभी? अब ये जो पूरा है, जो ये अंतःप्रद्रव्यी जालिका है, इसके कुछ भाग में जो है खुरदरे दाने के आकार के कुछ आकार लगा होता है, जिसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम। यानी कि कुछ भाग में राइबोसोम लगा है, कुछ भाग में राइबोसोम नहीं लगा है। तो जिस भाग में राइबोसोम लगा है उसको हम लोग खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं, और जिस भाग में नहीं लगा है उसको हम लोग चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म होती है, यानी कि छोटी आकार में होती है, कई शाखाएं निकली होती है, अनियमित नलिकाओं का जाल होता है। समझ रहे हैं? अब खुरदरा भाग खुरदरा क्यों है? उसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। समझ रहे बाबू? अब अंतःप्रद्रव्यी जालिका क्या करती है? प्रोटीन का संचार करती है। किस चीज का? प्रोटीन कौन साइड से बनता है? चिकना भाग से या खुरदरा भाग से? खुरदरा भाग से। बनाता कौन है? राइबोसोम। कौन बनाता है? राइबोसोम। लेकिन जो राइबोसोम है वो खुरदरा भाग पे लगा होता है, इसलिए हम ये भी कह देते हैं कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका के खुरदरे भाग से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। अब जो स्मूथ है, यानी कि जो चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका है, वो कोलेस्ट्रॉल का और वसा का और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करती है। किस चीज का बाबू? वसा का और कोलेस्ट्रॉल का। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाते हैं। क्या बनाएंगे? कोशिका झिल्ली। वसा और प्रोटीन मिलकर क्या बनाएंगे? कोशिका झिल्ली। झिल्ली जीवन जनन कहते हैं। कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है
और रफ एंडोप्लाज्मिक ये तो हो ही गया है। इसमें आप लोग जो अभी हम लोग देखे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो छोटे छोटे सूक्ष्म दाने के आकार के जो लगा था उसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। और ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। वही चीज इसमें लिखा होगा, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम ही करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, किसको कहते हैं? राइबोसोम को। बिल्कुल सही। अगला जो इसमें कोशिकांग है बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू, लाइसोसोम। क्या नाम है इसका? लाइसोसोम। अब देखिए जितने भी हम लोग कोशिकांग पढ़े हैं अभी, ये सब होता है कोशिका के अंदर और उसके बीच में होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक सबको कंट्रोल करता है कि कौन काम कर रहा है ठीक से, कौन काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? और काम ठीक से हो रहा है ना, एकदम बढ़िया से हो रहा है, कोनो वही में से बोल दिया कोनो कोशिकांग की नहीं हम नहीं करेंगे काम, तो ई क्या करता है? लाइसोसोम को भेज देगा, लाइसोसोम देखो ये काम नहीं कर रहा। लाइसोसोम जाएगा और थोड़ा सा अपने में से पानी छिड़क देगा, और जैसे पानी छिड़केगा कोशिकांग खत्म, कोशिकांग वहीं पे मर जाएगा। कबो कबो क्या होता है कि पूरा कोशिका कह दिया हम काम हम नहीं करेंगे, तो ये लाइसोसोम क्या करता है? अपने पेटवा फाड़ लेगा, ला अब सब पूरा कोशिका ही खत्म। अब करता कैसे? लाइसोसोम के अंदर जो है एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यहां लिखा भी हुआ है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम की ये क्षमता होती है कि अपने साथ साथ पूरी कोशिका को खत्म कर सकता है, पचा सकता है। समझ रहे हैं? अब ये क्या करता है? कोशिका के अंदर जो कण है, कुछ बाहर से सूक्ष्म जीवी है, कुछ भी इस तरीके से इस प्रकार से कोई भी पदार्थ है उसको पचाने का काम करता है, उसको मार के खत्म करने का काम करता है। टूटे फूटे जो अंग है, जैसे कि बाबू हम याद दिलाते हैं थोड़ा कोरोना के समय का, उस समय जो पुलिस मार रही थी ना, एकदम गोजहारा उखड़ जाओ, कोरिया हो जाओ, एकदम कैसे हो जाओ बाबू? एकदम कोरिया। कोरिया जानता लोग कहे हो जाओ जो उनके मारसन, तो कोशिका तो मरिए जाओ, और कोशिका के साथ साथ बाबू लाइसोसोम भी मर जाओ। अब जब पूरा मर गया तो बाबू पूरा कोरिया हो जाओ है ले। तो उसके बाद डॉक्टर के लिए गए, डॉक्टर लोग का हो गर्म पानी से सेको। जब गर्म पानी से सेकाओ तो आसपास का कोशिका वाला झाके से क्या बोलो हो तो मुअल वालो, तो सब कोशिका आके थोड़ा थोड़ा हाइड्रोलिटिक एंजाइम छिड़क दस, तो 2-3 दिन के बाद जो बाबे वो एकदम सही हो जाए। समझ रहे हैं? तो कोशिका के अंदर, अच्छा कोशिका को ही समाप्त करने की क्षमता होती है लाइसोसोम के अंदर। किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर ऐसा होता क्या है? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। अंतःकोशिकीय पदार्थ तथा टूटे फूटे अंगों को पाचित करके कोशिका को साफ रखता है। समझ रहे हैं? जो भी कोशिकांग कार्य कर पाने में सक्षम नहीं है उसको भी मार के खत्म कर देगा और कोशिका को साफ रखता है। समझ पा रहे हैं सभी? जीवाणु और वायरस से रक्षा करता है। जीवाणु और यदि या वायरस कोशिका के अंदर प्रवेश कर गए हैं तो लाइसोसोम क्या करेगा? उनको मार के खत्म कर देगा। ठीक है? जिस कोशिका में रहता है उसे आवश्यकता अनुसार नष्ट कर पाने की क्षमता रखता है। कोई दिक्कत? आरसीबी की अनुपस्थिति, अच्छा ये जो लाइसोसोम होता है ना बाबू, लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता। सब कोशिका में पाया जाता है लेकिन लाल रक्त कणिका में नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कणिका जानते हैं ना कहाँ होता है? हमारे ब्लड में होता है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा है कि लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन। और जब 120 दिन बाद लाल रक्त कणिकाएं मर जाती हैं तो उनको मारने वाले तो कोई है ही नहीं है, मर कैसे जाती है? क्वेश्चन बनता है ना बाबू। तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन जो लाल रक्त कणिकाएं हैं अपना जीवन काल समय होने के बाद, पूरा होने के बाद जो है ये प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन, 3 गो नाम है उसका। स्प्लीन अंग्रेजी में बोलते हैं, प्लीहा या तिल्ली हिंदी में बोलते हैं। तो आप जो भी कहें वहां पे जाती है और वहां पे अपना जो है अपना कह सकते हैं अपना जीवन त्याग कर देती है। तो क्वेश्चन पूछता है आरबीसी का कब्री स्थान, आरबीसी का कब्री स्थान तो प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं।
ठीक है, अंग्रेजी में यदि ऑप्शन लिखा है तो स्प्लीन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? स्प्लीन लिखा होगा बाबू। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद हम लोग देखते हैं केंद्रक के बारे में। किसके बारे में बाबू? इसके खोजकर्ता कौन थे? कब किए थे? 1831। अब देखिए बाबू, जो कोशिका के अंदर द्रव्य भरा था उसे हम लोग कोशिका द्रव्य कह रहे थे। अब जो केंद्रक के अंदर द्रव्य भरा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। क्या कहेंगे? जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया था, इसी केंद्रक के अंदर आरएनए और डीएनए पाया जाता है। आरएनए और डीएनए और यही जो डीएनए है एक सूचना को अगली पीढ़ी तक लेके जाता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो कहे ला लो एक नोकिया एक बाबा नहीं है, एक रखिया एक मौसी नहीं लागता है, कहते हैं ना बाबू। ये कैसे होता है? ये जो डीएनए है बाबू आपका, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, यही क्या करता है? ये अनुवांशिक सूचनाओं को अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। समझ रहे हैं? अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम कौन करता है? डीएनए। कौन करता है? कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। ठीक है। और डीएनए को भी और एकदम जूम करके पढ़ा जाए और विस्तार से पढ़ा जाए तो आपको पता चलेगा कि जो डीएनए है ना, इसकी इकाई को हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। हाउ वाला जीन ना जो 20 पूरा करेला, इस जीन का स्पेलिंग होता है बाबू GENE। जीन। क्या होते हैं? जीन। कोई दिक्कत? ठीक है। केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए उत्पन्न करता है। जो प्रोटीन संश्लेषण होता है ना बाबू, उसके लिए आरएनए का जरूरत होता है। और वो कहाँ बनता है? केंद्रक के अंदर। कहाँ बनता है? केंद्रक के अंदर। कोशिका के विकास और मैच्योरिटी को भी निर्धारित करता है। अब बाबू इसमें आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा जीव द्रव्य, यानी कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं इसके खोजकर्ता कौन थे? पुरकिंजे। कौन थे? कब खोज किए थे? 1839 में। 1839 में, बिल्कुल सही उत्तर है। अब जो ये जीव द्रव्य है ना बाबू, इसमें 80% जल होता है। क्या होता है? 80%। समझ रहे हैं? इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है। जैसे कि आपसे हम पूछे कि पानी काला रंग के होला, रंगीन होता है ना बाबू, कोई रंग नहीं होता उसका। वैसे ही जो जीव द्रव्य है ये भी रंगहीन होता है। अब जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। एक है कोशिका द्रव्य और एक है केंद्रक द्रव्य। एक है कोशिका द्रव्य और दूसरा कौन सा है? केंद्रक द्रव्य। अब इस चित्र में देखिएगा, नहीं चित्र तो नहीं है यहाँ पे, हम आपको पहले वाले चित्र में समझा देते हैं। इस वाले चित्र को ध्यान से देखिए। इस पूरी कोशिका के अंदर, रुकिए बाबू बनाते हैं यहीं पे। अच्छा है तो यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। देखिए बाबू, ये कोशिका आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर बीच में जो है केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर जो द्रव्य